स्वागत है पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी लगातार चल रही है और उसी क्रम में आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में आज हम बात साम्राज्य की। मेरे साथ साथ आप लिखते चलेंगे जिससे कि आपको चीजें क्लियर होती रहें। बात करते हैं हम आज मराठा। मराठा का नाम आते ही हमारे सामने छत्रपति शिवाजी की तस्वीर नजर में आ जाती, लेकिन कई बार प्रश्न डायरेक्ट ना पूछकर विभिन्न रूपों में पूछे जाते हैं। जैसे मराठों के उद्भव के निम्न में से क्या कारण थे। अब हमने तो पूरे शिवाजी पढ़ लिए, लेकिन मराठों के उद्भव के कारण हम नहीं पढ़े, तो वो प्रश्न हमारा छूट जाएगा। हम उसी की बात करेंगे, सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे और लिखते चलेंगे। तो पहला प्रश्न ये है, मराठों के उद्भव के कारण क्या थे? मराठों के उद्भव के मराठों के उद्भव के कारण। देखिए, ये जो क्षेत्र था, ये यहाँ की जमीन बहुत ऊबड़ खाबड़ थी, कृषि बहुत अच्छी नहीं होती थी और इस ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से, कृषि नहीं होने की वजह से व्यक्ति जीवन यापन के लिए परिश्रमी हो गया, मेहनती हो गया, शरीर मजबूत हो गया और उनको लड़ाकू बना दिया गया। तो पहला कारण था महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति का क्षेत्र बहुत कृषि योग्य नहीं है, पठारी क्षेत्र है। भौगोलिक स्थिति। दूसरा मुख्य कारण था कि उस वक्त जो औरंगजेब था, मुगल शासक, उसकी हिंदू विरोधी नीति, तो सारे हिंदुओं को एकजुट होने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो दूसरा कारण था औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। इस कारण वहां के जो हिंदू थे उनको एकजुट होना पड़ा। दूसरा भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के समय में अपने धर्म के प्रति लोगों को जागृत किया गया कि भाई हमारा धर्म भी अच्छा है और हम पर अत्याचार हो रहे हैं। और चौथा जो मुख्य कारण था कि उस समय जो अहमदनगर था, उस राज्य का बिखराव हो रहा था और बिखराव होने की वजह से छोटे छोटे राज्य बनने लगे। तो अहमदनगर राज्य बिखराव जो उस वक्त तात्कालीन कारण बना, अहमदनगर राज्य का। तो ये प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से मराठों का उद्भव हुआ और वो आगे बढ़े। अब इसमें से जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो हमारे शिवाजी महाराज हैं। तो थोड़ा सा शिवाजी महाराज के बारे में चीजें जान लेते हैं। शिवाजी महाराज का बेसिक चीजें क्या है? सबसे पहले इनके जन्म की बात। इनका जो जन्म हुआ था वो 1627 में हुआ था और शिवनेर के किले में हुआ। शिवनेर किले में। अगर इनके पिताजी की बात की जाए, भाई पिता कौन थे, तो इनके पिता थे शाहजी भोसले, जो कि बीजापुर के शासक के यहाँ पर कार्यरत थे। शाहजी भोसले। माता जी को सब लोग जानते, जिन्होंने अपने पुत्र को तैयार किया, जीजाबाई।
कौन थी? जीजाबाई। लेकिन ये किसके संरक्षण में रहे? संरक्षक कौन था? ये अपनी माता के साथ रहे थे। पिता का साथ सानिध्य ज्यादा प्राप्त नहीं हुआ। वो थे दादाजी, जिनको इनके सारे अस्त्र शस्त्र चलाने सीखे। दादाजी कौन थे? अगर इनके गुरु की बात की जाए, इन कौन थे? गुरु का नाम था समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास। चलिए, अब शुरू करते हैं इनके जीवन के। इन्होंने जो प्रारंभिक अभियान करे थे वो बीजापुर के जो आदिल शाही शासक थे उसके विरुद्ध इन्होंने अपने प्रारंभिक अभियान की। प्रारंभिक अभियान, प्रारंभिक अभियान बीजापुर के आदिल शाही शासक के विरुद्ध। आदिल शाही शासक के विरुद्ध प्रारंभिक अभियान कहाँ हुए? आदिल शाही शासक के विरुद्ध किए गए और फिर उन्होंने बहुत सारे किले जीतना प्राप्त। तो सबसे पहला किला जो जीता था वो 1643 में, 1643 में पहला किला जीता, जिसका नाम था सिंहगढ़। सिंहगढ़ का, हालांकि इतिहास में इस बात पर मतभेद, पहला सिंहगढ़ का जीता या तोरण का जिला। तो इतिहास तो इतिहास है। 1646 में तोरण का किला जीता। कई पुस्तकों में ये थी और ये किले अलग अलग। तोरण का। और 1654 में था पुरंदर का किला। बहुत मुश्किल था ये जीत की, चढ़ाई थी। हाँ, जीवन इस तरह आगे बढ़ा। 1659 में आपको मालूम ही है, औरंगजेब ने अपने, सॉरी औरंगजेब ने नहीं, जयपुर के शासक ने अपने सैनिक को, जिसका नाम था अफजल खां, उसको भेजा और वहां शिवाजी ने भग्न से उसका पेट फाड़ा। तो 1659 में अफजल खान। अब जब इसका प्रभाव बढ़ने लगा, शिवाजी का प्रभाव बढ़ने लगा, तो औरंगजेब भी चिंतित हुआ। तो औरंगजेब ने अपने शाइस्ता खां को भेजा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है शाइस्ता खां के साथ संघर्ष की। लेकिन शाइस्ता खां निकल भागा, गोली कट गई थी उसकी से संघर्ष, लेकिन भागने में सफल रहा। के रूप में ये थे शिवाजी। पूरी एक 1664 में सूरत की प्रथम लूट, इसको मैं थोड़ा सा गलत मानता। उस वक्त क्या परिस्थिति रही हो, सूरत प्रथम लूट, और इसी लूट की वजह से इनको बदनाम। जब सूरत की प्रथम लूट हुई तो औरंगजेब ने राजा जयसिंह को शिवाजी से युद्ध करने भेजा। औरंगजेब ने राजा जयसिंह को
शिवाजी से युद्ध करने हुआ। और फिर 1665 में संघर्ष के बाद संधि होती है, जिसको कहा जाता है पुरंदर की संधि। जयसिंह से संघर्ष, पुरंदर की संधि संधि, इसका मतलब आ रहे होंगे। सिंह से संघर्ष, पुरंदर की संधि। संधि, पुरंदर की संधि। इस संधि में शिवाजी के पास उस वक्त 35 किले थे, उसमें से 23 किले मुगलों को देने की बात की गई। संधि में क्या हुआ, 35 किलो में से 33 किलो से किले वाला किलो नहीं है, से 23 किले, इस किले मुगलों को आप लोगों ने एक मूवी देखी तानाजी, तानाजी की शुरुआत इसी पुरंदर की संधि से ही होती है, जिसमें जीजाबाई पूजा कर रही हैं शंकर भगवान की। तो वहां पर मुगल सैनिक आते हैं और कहते हैं कि किला खाली करो। तो जीजाबाई को खाली करना पड़ता है। तो वहां फिर तानाजी, जो कि अजय देवगन जी बने हैं, वो संघर्ष करते हैं और सिंहगढ़ का किला जीतते हैं दोबारा से। तो फिर उन्होंने कहा भी था कि किला आया लेकिन सिंह गया। शिवाजी ने कहा है ना, लास्ट में डायलॉग सुना होगा। अब जब ये संधि हो गई, 23 किले मुगलों को दे दिए, दूसरी बात हुई कि अपने पुत्र संभाजी को भेजेंगे मुगल दरबार में। पहुंचे साहब तो इनको लाइन में लगा दिया। मतलब था तो ये कि बड़ी मतलब अच्छे उच्च पद वाली लाइन में लगाएंगे, लेकिन लगा दिया निम्न पद वाली लाइन। तो फिर यहाँ पर फिर उन्होंने विरोध कर दिया शिवाजी महाराज ने, और इनको गिरफ्तार कर लिया। तो और क्या बात हुई कि अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजेंगे। अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजा। भेजा। अब राजा जयसिंह के पुत्र थे राम सिंह, उन्होंने सुरक्षा की गारंटी दी थी, लेकिन इनको अरेस्ट कर लिया गया 1666 में। 1666 में आगरा के जयपुर महल में बंदी बनाया गया शिवाजी को। शिवाजी को आगरा के जयपुर महल, ये जयसिंह का ही था, जयसिंह के बेटे राम सिंह का था। शिवाजी को आगरा के जयपुर महल बंदी बनाया। आपको मालूम है फिर आगे की कहानी की, इसी तरह टोकरी में बैठकर निकल सकल भाई वहां पर रह गया था, जिसको इतिहास में कम स्थान मिलता, उसने अपना त्याग किया। 1670 में सूरत की दूसरी लूट हुई। ये प्रश्न आ चुका है। सूरत की दूसरी लूट। ठीक है, अब बात करते हैं इनके राज्याभिषेक की। 1674 में, इतने सबके बाद 1674 में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करा। तो शिवाजी का राज्याभिषेक हो।
और इन्होंने राजधानी बनाई रायगढ़। कौन सी बनाई? रायगढ़। वह प्रश्न आया है कि इनका राज्याभिषेक किसने कराया? तो राज्याभिषेक करवाया काशी के पंडित गंगा भट्ट ने कराया। काशी के पंडित जी थे गंगा भट्ट। ये प्रश्न आ चुका है। वह भट्ट ने कर गंगा भट्ट ने कर उसके बाद 1676-78 में कर्नाटक अभियान किया। ये इनके जीवन का अंतिम अभियान था जिसमें इन्होंने जिंजी का किला जीता था। 1676 से 78 तक। 1676 से 1678 क्या किया गया? कर्नाटक अभियान। कर्नाटक अभियान ये इनके जीवन का अंतिम अभियान। अंतिम अभियान जीवन। और इसमें क्या करा इन्होंने? जिंजी का किला जीता। जिंजी का किला जीता। क्या करा? जिंजी का किला जीता था। 1680 में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के साथ इनकी पत्नी थी पुतलीबाई, वो सती हो गई। पत्नी पुतलीबाई सती हो। पत्नी पुतलीबाई पत्नी पुतलीबाई क्या हो गई? के साथ सती हो गई थी इस की मृत्यु के पश्चात। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये महत्वपूर्ण है कि शिवाजी का प्रशासन कैसा था। तो शिवाजी के प्रशासन के बारे में लोग पढ़ेंगे कि शिवाजी का प्रशासन कैसा रहा। महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न आते हैं। सर देशमुखी आता है, तो ये पूर्ण तो शिवाजी का प्रशासन। एक तो महत्वपूर्ण है कि अष्टप्रधान की इनकी नीति थी। अष्टप्रधान क्या होता है? 8 मंत्रियों का एक समूह होता है जिसको कहा जाता है अष्टप्रधान। तो 8 मंत्री होते हैं जो विभिन्न कार्य करते हैं। तो ये प्रश्न आ चुका है कि अष्टप्रधान किस शासक ने ये व्यवस्था शुरू करी थी? तो शिवाजी महाराज थे। तो अष्टप्रधान क्या? 8 मंत्रियों की एक परिषद। 8 एक परिषद थी जो लोग एक तरह से कैबिनेट समझ लो। और ये कैबिनेट मंत्री होते हैं उसी तरह, जिसको क्या काम नाम दिया इन्होंने? अष्ट प्रधान। ये 8 प्रधान विभिन्न विभागों के। जैसे प्रधानमंत्री का पद, तो प्रधानमंत्री के पद को कहा जाता था पेशवा। आगे हम लोग बाजीराव पेशवा को पढ़ेंगे क्लास में। अमात्य, कई जगह अमात्य प्रधानमंत्री के लिए भी यूज किया गया है। मजूमदार भी कहा। अमात्य या मजूमदार ये वित्त मंत्री होते। वित्त मंत्री होते। सचिव, जैसे आज के समय में भी सचिव होते हैं,
समय भी सचिव होते थे, वो सुरनबीस या चिटनिस कहा जाता था। सुरनबीस या चिटनिस। कहा जाता है कि ये किस विभाग का प्रमुख होता है? ये चिटनिस किस विभाग का प्रमुख होता है? तो ये पत्राचार विभाग का प्रमुख होता है। पत्राचार, डाक, पत्राचार विभाग का प्रमुख। इसके अलावा मंत्री, जिसको वाक्यान्विस कहा जाता है, वाक्यान्विस ये होते हैं वाक्यान्विस। ये मंत्री के लिए यूज किया जाता है। सर ए नौबत, सर नौबत, सर ए नौबत होता था आपका सेनापति। सेनापति। सुमंत दवीर, वर्ड यूज किया जाता था सुमंत दवीर, ये होता था विदेश मंत्री। पंडित राव, पंडित राव, ये धार्मिक कार्य थे। और आज भी उनका नाम न्यायाधीश है, और उस समय भी न्यायाधीश ही कहा जाता था, न्यायकार। तो देखिए ये 8 हो गए होंगे। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा मात, तीसरा सुरनबीस, चौथा वाक्यांश, पांचवा सर ए नौबत, छठा सुमंत दवीर, सातवां पंडित राव, और आठवां, तो इनको 8 को मिलकर क्या बनता था? अष्टप्रधान। सबसे महत्वपूर्ण है भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था। सबसे पहले भूमि का सर्वेक्षण किया गया कि कौन सी उपजाऊ है, कौन सी उपजाऊ नहीं। तो 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा भू सर्वेक्षण करवाया था। अन्नाजी दत्तो, दत्तो द्वारा भू सर्वेक्षण। भूमि को नापने के लिए एक मानक छड़ी बनाई गई, जिसको काठी कहा गया। भाई लंबाई नापने के लिए जंजीर का यूज करते हैं हम लोग, तो काठी, उस वक्त काठी कहा जाता था। जो मानक छड़ी होती थी जिससे जमीन नाप, छड़ी, उसको काठी कहा जाता। छड़ी से भूमि की, भूमि की, अगर बात करें कि भू राजस्व कितना लिया जाता था, कितना टैक्स लिया जाता था जमीन से, तो प्रारंभ में तो 33% था, बहुत ज्यादा। प्रारंभ में उपज का 33%, और बाद के वर्षों में इसको और बढ़ाया गया और इसको कर दिया गया 40%। प्रारंभ में तो 33% था, बाद में इसको 40% कर दिया। अब आता है तो चौथ और सर देशमुखी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इससे प्रश्न आते हैं कि भाई चौथ क्या थी और सर देशमुखी क्या थी। चौथ किसे कहते हैं, सर देशमुखी किसे कहते हैं?
तो चौथ थी, जैसे कि मान लीजिए शिवाजी का शासन चल रहा है तो उनके पड़ोसी राज्य होंगे, तो उनसे कहा देखो हम आप पर अटैक नहीं करेंगे, आप पर हम कोई भी अटैक नहीं करेंगे, के बदले में हमको क्या चाहिए, वार्षिक रूप से आपकी जितनी भी उपज होगी उसका चौथा हिस्सा, है ना, यानी कि राज्य की जो भी आय होगी आपकी उसका 1/4 भाग हम लेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी देते हैं कि हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। तो उसको चौथ कहा जाता था। तो लिखेंगे पड़ोसी राज्यों से पड़ोसी राज्यों से उनके क्षेत्र पर आक्रमण न करने के बदले, आक्रमण न करने के बदले किया जाता कितना होता था, राज्य की आय का 1/4। उस राज्य की आय का, राज्य बटा 4, तो चौथ हो गया ना, चौथाई। और सरदेशमुखी क्या था, सरदेशमुखी अपने ही क्षेत्र से लिया जाता था, कुल आय का 10%। सरदेशमुखी, तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्र से लिया जाता था, कुल आय का 10%। महाराष्ट्र के क्षेत्रों से और कुल आय का 10%। अगर सैन्य प्रशासन की बात करें तो अश्वारोही सेना को पागा कहा जाता था। तो अगर हम सैन्य की बात करें, जो घोड़े पे सवार सैनिक चलते थे उसको पागा कहा जाता। तो अश्वारोही सेना की बात करें, अश्वारोही सेना उसको कहा जाता था पागा। तो सैनिक दो प्रकार के होते थे, सैनिक कितने प्रकार के होते थे, दो प्रकार। कौन कौन से, एक तो कहा जाता था बरगीर और दूसरे को सिलेदार, तो कहलाता था बरगीर। और बरगीर कौन होते थे, जिनको भाई घोड़े और अस्त्र राज्य देता था, राज्य की ओर से घोड़े तथा अस्त्र दिए, घोड़े तथा अस्त्र दिए जाते। और जो स्वयं अपने घोड़े और अस्त्र लेकर आते थे उनको क्या कहा जाता था, सिलेदार। ये हमारा सिलेदार है। सिलेदार का अर्थ है कि वो अपने घोड़े और अपने अस्त्र स्वयं करता था, तो वो इन सब चीजों का प्रबंध स्वयं कर, उसकी सैलरी ज्यादा होती थी क्योंकि भाई वो सामान लेके आ रहा था। ठीक है। अब कुछ इतिहासकार हैं, जैसे इतिहासकार स्मिथ हैं, क्योंकि देखो मैंने पहले भी कहा था कि सूरत की लूट इन पर एक हल्का सा धब्बा है, क्या मजबूरी रही होगी वो हम कह नहीं सकते, लेकिन इतिहासकार स्मिथ कहते हैं कि इनका जो शासन था वो डाकू राज्य था।
और इसी वजह से आस पड़ोस के राज्यों से इनको सहायता नहीं मिली। इतिहासकार स्मिथ, चूंकि ये हमारे हैं इसलिए हम ऐसी बात नहीं। तो शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहा। कहा शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य। डाकू राज्य कहा है भाई, वो लूटते थे। औरंगजेब तो मालूम है कि औरंगजेब इनको पहाड़ी चूहा कहा। वजह थी क्योंकि ये गोरिल्ला युद्ध में पारंगत थे, यानी कि आक्रमण करे और छुप गए। ये गोरिल्ला युद्ध होता है। औरंगजेब इन्हें क्या, पहाड़ी चूहा शिवाजी को। तो ये शिवाजी के बारे में रहा इतिहास की जानकारी। अगली कक्षा में हम शिवाजी के बाद क्या स्थिति हुई, पेशवाओं की बात करेंगे, और उन पेशवाओं ने काफ़ी अच्छा कार्य किया, तो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। कक्षा में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।